Hello everyone, welcome to our YouTube channel Step by Step Learning. I hope you're doing well. My name is Shreya Jamwal. इस चैनल में हम आपके लिए लेके आ रहे हैं डिफरेंट कोर्सेज ताकि आप सब उन कोर्सेज का बेनिफिट उठा सकें, जिसमें हम कवर करेंगे डिफरेंट स्टैंडर्ड के डिफरेंट चैप्टर्स को। आपको इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के राइट साइड पे एक रेड कलर का बटन है, आपको जाकर इसको प्रेस करना है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आप हमें इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं और इन सब के लिंक आपको नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की साइंस का चैप्टर लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब क्या होता है? जीवन की प्रक्रिया, जिसमें हमने पढ़ा था कि लाइफ प्रोसेस एग्जैक्टली होता क्या? द प्रोसेस विच आर नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ आर कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। वो सारे प्रोसेसेस जो हमारी लाइफ को चलाने के लिए या मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेस, जीवन की प्रक्रिया बोलते हैं। अब आपको पता है कि हम सबको ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं, हमारी बॉडी को कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म करने पड़ते हैं। जैसे कि हमने स्टार्ट में क्या किया था? हमने स्टार्ट किया था न्यूट्रिशन से। हमने न्यूट्रिशन पढ़ लिया ना। न्यूट्रिशन में हमने क्या पढ़ा था? हमारी बॉडी इनटेक करती है फूड को, जिसे हमने 5 स्टेप्स पढ़े थे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन, ये हमने पढ़े हैं न्यूट्रिशन में 5। हमने पढ़ा था प्लांट्स और ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में। हमने प्लांट्स के रिस्पेक्ट में भी देखा कि आप कैसे कैसे न्यूट्रिशन वो लेते हैं, और हमने ह्यूमंस के रिस्पेक्ट पे भी देखा। ह्यूमंस का तो हमने ज़्यादा डिटेल में समझा है एज़ कम्पेयर टू, समझे तो दोनों डिटेल में ही है, लेकिन ह्यूमंस का क्या होता है, हम खुद भी ह्यूमंस हैं तो हम खुद की बॉडी को लेकर ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को समझ सकते हैं। हमने पढ़ा था हमारे माउथ जो है वहाँ पे कितने एंजाइम, क्या एंजाइम रिलीज होता है माउथ में, कैसे पार्शली ब्रेक डाउन होता है फूड, फिर ओसोफेगस, फिर स्टमक में जाता है, फिर पेनक्रियाज और लीवर क्या काम करते हैं, देन स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या वर्क होता है, कंप्लीट डाइजेशन तो आपको पता ही है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, लास्ट में रेक्टम में स्टोर होता है वेस्ट और फिर एनस से रिमूव हो जाता है। ये हमने किस में पढ़ा था? न्यूट्रिशन एग्जैक्टली लेते कैसे हैं और वेस्ट बाहर कैसे निकलता है, ये सारे स्टेप्स हमने पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं कि रेस्पिरेशन कैसे होती है। ठीक है, रेस्पिरेशन से तो पता चल ही रहा है आपको। अब आपने जो खाना खाया है, ठीक है, जो खाना खाया है वो क्या खा रहे हो? आप स्टार्च खा रहे हो, या मान लो आप कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हो, तो क्या होगा, ये अब आपकी बॉडी में जाकर आपकी सेल्स में जाएंगे ना ये खाना, लेकिन उसके लिए उसको साथ में क्या चाहिए होता है? आपने रिएक्शन पढ़ी थी ना, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, है ना। आपकी बॉडी में ग्लूकोज तो अब चला गया ना, लेकिन अब आपको उसके लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए, और फिर वो ब्रेक डाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज करेंगे। यही प्रोसेस हमारी बॉडी में कैसे होता है हमने अब ये पढ़ना है। ठीक है, तो आपको वर्ड से ही पता चल गया होगा कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ठीक है, द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन कंबाइंड विद ग्लूकोज एंड द सेल्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन एनर्जी, इट इन्वॉल्व्स ब्रीथिंग। देखो, 2 प्रोसेस होते हैं, एक होता है ब्रीथिंग, एक होता है रेस्पिरेशन, दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर आपको कोई बोले रेस्पिरेशन तो उसमें ब्रीथिंग नहीं आ सकती। ब्रीथिंग का मतलब सिर्फ क्या हुआ, आपको सांस लेनी है और छोड़नी है, एक्सहेल और इनहेल, ये क्या है? आपकी ब्रीथिंग है। लेकिन रेस्पिरेशन एक अलग प्रोसेस है। वो उसमें क्या होता है? उसमें क्या होता है, आपको जो ग्लूकोज है, जो आपने टर्म सुनी हुई है ग्लूकोज, तो पता है ना आपको क्या होता है? C6H12O6, ये ग्लूकोज है। जब ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है तो ये कुछ प्रोडक्ट रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज करता है, प्लस एनर्जी रिलीज करता है। ये तो आपने पढ़ा। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और ये कहाँ होती है? आपके सेल्स में होती है, आपके बॉडी के सेल्स में होती है, लेकिन ब्रीथिंग इससे अलग है। क्यों? क्योंकि ब्रीथिंग का मतलब क्या हुआ? सांस लेना और सांस छोड़ना, बस इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ब्रीथिंग बोलते हैं। ठीक है, अब रेस्पिरेशन भी 2 तरीके से होती है। ठीक है, आपकी बॉडी में जो आप सांस ले रहे हो, है ना, वो आपकी क्या होती है? ग्लूकोज के साथ कंबाइन होती है और आपको उसके बाय प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं। ये भी 2 तरीके से होती है। पहली चीज़ होती है जब इसमें ऑक्सीजन मिलती है, और दूसरा होता है जब ऑक्सीजन नहीं मिलती है। ठीक है, तो हम लोग क्या हैं? हम जो ह्यूमंस हैं, हम ह्यूमंस क्या हैं? हमें कौन सी रेस्पिरेशन होती है? हम लोगों में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। मतलब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन के साथ ही खाना कंबाइन होता है, ग्लूकोज कंबाइन होता है और हमें बाय प्रोडक्ट मिलते हैं, तो हम में होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होती है? द प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। वो सारा प्रोसेस, जैसे कि ये मैंने आपको जो प्रोसेस बताया है, देखो ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। ठीक है, और ये आपको पता है ग्लूकोज है। जब ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में क्या हो रहा है? कंबाइन हो रहा है। ग्लूकोज को तोड़ना है ना हम लोगों ने, तो तोड़कर क्या क्या मिल रहा है हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है, वाटर मिल रही है और एनर्जी मिल रही है। तो ये सारा प्रोसेस किसका प्रोसेस है? एरोबिक रेस्पिरेशन का। और दूसरा अगर मान लें हम एनारोबिक रेस्पिरेशन है, तो ये जो प्रोसेस है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है। ठीक है, तो ये जो एरोबिक और एनारोबिक है ये तो आपने 7th क्लास में भी पढ़े हुए हैं ना कि एरोबिक एनारोबिक क्या होता है, तो बेसिक टर्म्स हैं।
अब हमने डिटेल में पढ़ना है कि जब हम खाना खाते हैं ना, जो हम ग्लूकोज ले रहे हैं, एग्जैक्टली जब उनके साथ ऑक्सीजन कंबाइन होगी तो प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, जब ऑक्सीजन कंबाइन नहीं होगी तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि सेल के अंदर खाने के साथ हो क्या क्या रहा है। ये साथ ही साथ मैंने यहाँ पे इंग्लिश है, अगर आपको कोई वर्ड समझ नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको हिंदी में कन्वर्ट करके दिया हुआ है, आप आराम से यहाँ से भी इससे समझ सकते हैं। अब आ जाता है ग्लूकोज। ग्लूकोज आपको पता है, आपने जो फूड इनटेक किया है उसी में ग्लूकोज होगा। अब आपका अगर मान लो ये सेल है, क्लियर, इसी में ही ग्लूकोज जाएगा। जब ग्लूकोज जाएगा, आपको पता है सेल में जो जितना भी क्या होता है, फ्लूइड होता है अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं एक्सक्यूज मी, हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। तो ग्लूकोज जो है वो कहाँ जाएगा, साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में क्या होगा, वो क्या हो जाएगा, फिर ब्रेक होगा, टूटेगा ना। देखो कॉम्प्लेक्स फूड है, अगर आप बोलोगे फूड से डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर निकल रही है, ऐसा पॉसिबल नहीं हो रहा ना। आपकी बॉडी में जाकर ही जब वो ब्रेक डाउन होगा, आपका ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज का फॉर्मूला मैं फिर से लिख देती हूँ क्लियर करने के लिए। ये फॉर्मूला होता है, जब तक ये 2 लिखा है मैंने, ठीक है, जब तक ये ब्रेक डाउन नहीं होगा आपको कुछ भी चीज़ नहीं मिल सकती, ब्रेक डाउन होना ज़रूरी है। तो ग्लूकोज साइटोप्लाज्म में जैसे ही ब्रेक होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुवेट में, और एनर्जी रिलीज करेगा। लेकिन ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा साइटोप्लाज्म में, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ये आपको पता है, और आपको क्या दे रहा है, पायरुवेट दे रहा है। जो यहाँ पे ग्लूकोज था वो कार्बन जो था उसमें 6 था, ठीक है, लेकिन जब पायरुवेट में कन्वर्ट हुआ तो वो 3 कार्बन बना गया। इसका मतलब वो कॉम्प्लेक्स था, थोड़ा सा सिंपल हो गया, 3 पे पहुंच गया। ठीक है, इसके बाद आगे 3 स्टेप होते हैं। 3 स्टेप का मतलब क्या हुआ, पहला जब उसको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है, दूसरा जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिल रही है, और एक है जब मिल ही नहीं सकती, लैक है बिल्कुल। ठीक है, देखो एक होता है जब मिल रही है, दूसरा होता है जब नहीं मिल रही है, और एक होता है मिल रही है लेकिन पार्शियल मिल रही है। 3 तरीके से ये बताना है हमने कि मिल कैसे रही है, कैसे नहीं मिल रही है, और कैसे पार्शियल मिल रही है। तो स्टार्ट करेंगे कि जब हमें पूरी एब्सेंस, मतलब बिल्कुल मिल ही नहीं रही है। ठीक है, एब्सेंस किस में होती है, देखो एग्जाम्पल आ जाता है यीस्ट, नाम तो आपने सुना ही होगा यीस्ट का, तो मैं यहाँ पे सर्कल कर देती हूँ यीस्ट को। जो यीस्ट है ये क्या करता है, ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में ही ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, जो आपका पायरुवेट, देखो जो साइटोप्लाज्म में काम तो हो गया ना पायरुवेट का। ठीक है, अब पायरुवेट से आगे क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है आपके पास, और वो ब्रेक डाउन हो जाएगा इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी। एनर्जी हर किसी से रिलीज होगी, आपने सब में देखा। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, साथ ही साथ इथेनॉल रिलीज हो रहा है, और साथ ही साथ क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है आपका। अगर हम बात करें लैक ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कमी है ऑक्सीजन की, एब्सेंस नहीं है, ऑक्सीजन है लेकिन कमी है। एग्जाम्पल आप ले लो, जब आप जिम जाते हो स्टार्टिंग में, ठीक है, तो आपको क्रैम्प्स पड़ जाते हैं आपकी बॉडी में, या फिर अगर मान लो आप कोई चढ़ाई चढ़ते हो, ट्रैकिंग पे जाते हो, या मान लो वैष्णो देवी की यात्रा करने जाते हो, अगर तो आप बड़े देर से घर पे बैठे हुए हो, मतलब आप कोई जिम नहीं जा रहे, स्टार्टिंग से कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, डायरेक्ट ही आप कहीं भी चढ़ने जा रहे हो, या कोई पहाड़ी चढ़ रहे हो, क्लाइंब कुछ भी कर रहे हो आप, तो क्या होगा, आपको फील होगा, आपकी मसल में पेन स्टार्ट हो जाएगा। वो क्यों होता है, क्योंकि आपकी बॉडी को जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है वो उतना नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, अब आपको पता है, जब आप जल्दी जल्दी चलते हो आपको सांस लेनी पड़ती है जल्दी, ऐसा होता है, जिसकी वजह से आपके सेल्स को पूरा ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो लैक ऑफ ऑक्सीजन हो गया। जब आपकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा, मानिए कि कम मिल पा रहा है, तो आपका जो खाना ब्रेकडाउन जिसमें होना चाहिए था उसमें वो प्रॉपर ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, और उसकी वजह से क्या हो जाएगा, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाएगी नहीं क्रिएट। तो प्रॉब्लम क्रिएट क्या होगी कि वो जो आपने कन्वर्ट होना चाहिए था किसी और में, वो कन्वर्ट हो गया लैक्टिक एसिड में। ठीक है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हुआ, और साथ ही साथ एनर्जी उसने रिलीज कर दी। ये आपको क्लियर हो गया। ठीक है, लैक्टिक एसिड क्या होता है, पार्शियल ब्रेकडाउन ऑफ आपका ऑक्सीजन की एब्सेंस नहीं बोल सकते आप, लैक ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की कमी की वजह से खाना जो है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जब आप ज़्यादा वर्कआउट करते रहोगे कॉन्टिन्यूटी में, तो आपके क्रैम्प्स धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, कम होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि मसल सेल्स में जहाँ पे ऑक्सीजन नहीं पहुंची होती है, टाइम के साथ वहाँ पे ऑक्सीजन पहुंचना स्टार्ट हो जाती है, और लैक्टिक एसिड भी ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है। क्लियर। और लास्ट जो आता है वो आता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। अब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में क्या होता है, जैसे कि हम लोग क्या ग्लूकोज से सेल के अंदर ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन की इस पर रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीजन तो है ही है ना, आपको अंदर मिल रहा है ना, आपको जब आप सांस ले रहे हो ऑक्सीजन तो मिल रहा है, तो उसकी वजह से प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जो आपका स्टेप हो रहा है और कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड एनर्जी रिलीज हो रही है, तो ये जो स्टेप है आपका,
ये एग्जैक्टली हो कहाँ रहा है, देखो ध्यान से देखो, ये आपका हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है कहाँ पे होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल होता है। और आपको पता है हमारी बॉडी को जो एनर्जी देता है ना, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही है, एनर्जी हो रही है, कहाँ कौन दे रहा है एनर्जी इसको, ये तो आपको पता है ये कौन दे रहा है, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है वो एटीपी की फॉर्म में होता है, ये आपको पता है। और होता कहाँ पे है, माइटोकॉन्ड्रिया में। इसका ये जो है ब्रेकडाउन पूरा कंप्लीटली हो जाता है। क्लियर। तो पता चल गया आपको एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में। प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में आप अपनी एग्जांपल लेके चल सकते हो, और आपको बदले में क्या क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगी। याद रखना एनर्जी जो रिलीज होगी वो किसकी फॉर्म में होगी, एटीपी की फॉर्म में होगी। क्लियर, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि जो आपकी एटीपी रिलीज होती है, ठीक है, जो एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में। मैं नेक्स्ट पेज ले लेती हूँ, ठीक है। तो जो आपकी एनर्जी रिलीज हो रही है वो किसकी फॉर्म में हो रही है, एटीपी की फॉर्म में हो रही है, एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो होता क्या है, अगर ये एक एटम मैं मान लेती हूँ किसका है, एडिनोसाइन, ADENOSENE, एडिनोसिन, ठीक है। इसके साथ कितने फॉस्फेट अटैच हैं, 3 फॉस्फेट अटैच हैं, तभी तो ट्राई बोला गया है। क्लियर, ध्यान से समझना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो क्या होता है, हमारी जो एनर्जी स्टोर होती है बॉडी में वो क्या है, किसकी फॉर्म में होती है, एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है एनर्जी। जो करेंसी आपको पता है, ये आपने पढ़ा होगा, करेंसी ऑफ द सेल जिसको भी कहा जाता है। तो ये ट्राइफॉस्फेट, जब आपको पता है आपको एनर्जी को क्या करना है, यूज़ करना है। जैसे कि आपने खाना खाया, आपके ब्रेकडाउन हो गया, खाना भी, एनर्जी रिलीज भी होगी, लेकिन आप एनर्जी को क्या करोगे, यूज़ तब करोगे जब आप कोई काम करोगे। ऐसे तो आपकी एनर्जी वैसे ही पड़ी हो आपकी बॉडी में। जब आप एनर्जी को यूज़ करते हो तो होता क्या है, आपका जो ये वाला मॉलिक्यूल है, ये वाला, ठीक है, यहाँ से एनर्जी वो बॉन्ड ब्रेक होती है और यहाँ से एनर्जी क्या होती है आपकी, यूज़ हो जाती है। क्लियर। तो यूटिलाइजेशन ऑफ एनर्जी जो है वो ये वाली बॉन्ड को तोड़कर हो जाती है। इसका मतलब लास्ट में जो हमारा इसको ब्रेक डाउन करता है, एनर्जी जब आपकी यूज़ हो जाती है उसके बाद जो एडिनोसाइन है वो डाइफॉस्फेट बन जाता है। क्यों, क्योंकि एक जो फॉस्फेट था इसका, उसकी बॉन्ड जो है वो ब्रेक हो गई, मतलब एक फॉस्फेट निकल गया यहाँ से। तो यहाँ पे क्या बच गया, अब एडीपी, मतलब जो आपका एटीपी था वो एटीपी। फिर आप आगे फिर से ग्लूकोज लोगे, फिर से यही सेम प्रोसेस होगा, फिर से एटीपी बन जाएगी, फिर से एनर्जी को यूज़ करोगे, ठीक है। तो देखा जाए एक फॉस्फेट जो है वो मतलब आपकी बॉन्ड यहाँ से और यहाँ से टूटेगी नहीं। कहाँ से टूटेगी, सिर्फ लास्ट वाले जो फॉस्फोरस से अटैच है वहाँ से बॉन्ड टूटेगी, वो एनर्जी यूज़ हो जाएगी। फिर से आप वही ग्लूकोज लोगे, फिर से वो ट्राइफॉस्फेट बनेगा, फिर से लास्ट मॉलिक्यूल तो इसका लास्ट बॉन्ड टूटेगी और फिर से क्या हो जाएगा, डाइफॉस्फेट बन जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम एनर्जी को यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में। इसके बाद हमने पढ़ना है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। देखो हमारे हम जो सांस लेते हैं, आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होता है सांस लेना, मुंह से सांस नहीं ले सकते आप, कहाँ से लेते हो, मुंह से भी ले सकते हो, लेकिन हम लेते किससे हैं, नाक से। क्यों लेते हैं नाक से सांस, क्यों हम नॉस्ट्रल से सांस लेते हैं, क्योंकि हमारे नॉस्ट्रल्स में हेयर्स होते हैं। पता है आपको, हेयर्स क्या करते हैं, जो आप सांस ले रहे होते हो उसको क्या करते हैं, फिल्टर कर अंदर भेजते हैं। और अगर आप मुंह से सांस लोगे तो आपके लिए प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, आपके माउथ में कोई हेयर नहीं है, तो आपके साथ जो जितने भी डस्ट है, जो जहाँ फिर आप कह लो जो चीज़ें जो आपकी बॉडी में नहीं जानी चाहिए वो माउथ के जरिए आपकी बॉडी में चली जाएंगी, ठीक है। तो हेयर्स क्या करते हैं, बाहर के डस्ट पार्टिकल्स को आपकी बॉडी में जाने से बचाते हैं। अब देखो क्या हो गया, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स। आपकी बॉडी में हवा कहाँ से जाती है, नाक के जरिए। नॉस्ट्रल तो पता है नोज होता है, एंड फिल्टर बाय द फाइन एयर्स। और जो आपके नोज में हेयर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपके जो एयर आप ले रहे हो उसको फिल्टर कर देते हैं। फ्रॉम नोज द एयर पासेस थ्रू द थ्रोट एंड इनटू द लंग्स। उसके बाद यहाँ से गले में जाती हैं, आपको पता है विंड पाइप वगैरह आगे सारा पता है आपको प्रोसीजर, और लास्ट में जाके कहाँ पहुँच जाती है, लंग्स में पहुँच जाती है। लंग्स तो पता ही है आपको। ओके, द पैसेज डिवाइड इनटू स्मॉल एंड स्मॉल ट्यूब्स एंड फाइनली रीचेस द एल्वेली। आपको पता है आपके जो आपका ये है लंग्स है, इसमें क्या क्या है पता है आपको, रिब केजेस हैं, ये सब पता है ना आपको, रिब्स डायग्राम वगैरह ये सब पता है। तो इसके बाद क्या होता है, लंग्स में लास्ट काम जो है जहाँ से पूरी बॉडी में एक्सचेंज होती है गैसेस, वो काम किसका है, एल्वेली का है, ठीक है। तो एल्वेली क्या है, इट इज अ बैलून लाइक स्ट्रक्चर विच प्रोवाइड्स अ सरफेस फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो ये क्या करते हैं, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है आपके। द वॉल्स ऑफ द एल्वेली कनेक्ट विद द ब्लड वेसल्स। अगर आप एल्वेली का स्ट्रक्चर देखोगे, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी कि एल्वेली का स्ट्रक्चर कैसा होता है। और एल्वेली के साथ में क्या अटैच है, आपकी ब्लड वेसल्स अटैच हैं, ताकि आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक्सचेंज करना है आपकी बॉडी में, वो कहाँ होता है, एल्वेली में होता है। देखो
आप आप ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हो, ठीक है, तो वो जाके लास्ट तक एल्वली में पहुंचेगी। एल्वली से वो कहाँ पहुंच जाएगी, आप ब्लड को दे दोगे, क्योंकि सारी गैसेस कहाँ जाती है, ब्लड में ही जाती है, ठीक है, ब्लड वेसल्स तभी बोला गया है। तो ब्लड से डायरेक्टली वो कहाँ चले जाएंगी, हार्ट में जाएंगी। फिर क्या होगा, वो वापस, फिर देखो ऑक्सीजन जो है आप ले रहे हो, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस कहाँ जाएगी, फिर आपके लंग्स को ही देनी पड़ेगी ना, क्योंकि बाहर कौन निकालता है, सेल में सारा प्रोसीजर होता है। देखो हार्ट को थोड़ा भी देर के लिए साइड रखते हैं। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हो तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ कहाँ से रही है, आपको पता है सेल में ब्रेक डाउन हो रही है ना। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन जो है गिव्स आपको क्या दे रहा है, वाटर दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है और एनर्जी दे रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से एल्वली के पास आएगी, फिर कहाँ चले जाएगी, बाहर चले जाएगी। तो अब यहाँ पे देखो अगली स्लाइड में, ठीक है, अब देखो इससे पहले मैं आपको ये दिखा देती हूँ। देखो अगर हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें तो यहाँ से नसल कैविटी जिसका नाम लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी ऑक्सीजन कहाँ जाएगी, अंदर जाती है। ये सारा फेरेंक्स लैरिंक्स आपको पहले से ही पता होगा कि क्या क्या होता है। माउथ कैविटी भी हमने पढ़ा था हम डाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, देखो लंग्स पे आ जाती है। लंग्स में जाके आपको रिब केज का काम पता है। रिब केज क्या करते हैं, आपके लंग्स जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, तो उनको प्रोटेक्शन की, उनको कोई हार्म ना करे या डैमेज ना हो जाए, वो बाहर एक्सटर्नल कोई पूछते तो वो क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करके रखते हैं। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है एल्वुलर सैक। देखो एल्वुली जो होती है वो इस तरीके से होती है, ठीक है, और इसके साथ ही आपकी ब्लड वेसल्स जो हैं वो क्या कनेक्टेड होती हैं। और ये रहा आपका डायग्राम। ये क्या होता है, कुछ इस तरीके से होता है। लेकिन जब आप क्या करते हो, ऑक्सीजन इनटेक करते हो या छोड़ते हो, तो इसकी शेप भी चेंज होती है। ये आपको पता है। अब होती कैसे, देखो एज वी नो व्हेन वी ब्रीथ इन, जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो, मतलब ऐसे करते हो, तो क्या होता है, आपकी जो रिब्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, ऊपर हो जाती हैं थोड़ी सी, मतलब वो वी लिफ्ट अवर रिब्स, हम अपनी रिब्स को उठ जाते हैं ना, आप थोड़ा सा लगता है आपने, तो आप ऐसे ऊपर को होते हो, ठीक है, एंड फ्लैटन योर राइट। और आपको डायग्राम जो है वो ऐसा होता है, लेकिन जैसे ही आप सांस अंदर लेते हो इसकी शेप ऐसी हो जाती है, मतलब ये बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, ठीक है। और आपकी चेस्ट कैविटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। चेस्ट कैविटी का बढ़ना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपको ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है, तो उसके लिए अंदर कैविटी होनी चाहिए। इसलिए क्या होता है, चेस्ट कैविटी बढ़ जाती है और आप सांस अंदर ले लेते हो। बिकॉज ऑफ द एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड एक्सपैंड एल्वुली, और आपकी एल्वुली भी क्या हो जाती है, एक्सपैंड हो जाती है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन को अंदर लेना होता है। क्लियर। तो आप यहाँ डायग्राम से देखो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये देखो, जैसे आपने सांस अंदर ली तो आपकी जो ये जो ऐसे वाली शेप दिख रही है, जिसको मैं अभी यहाँ मार्क कर रही हूँ, ये बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, ठीक है। और आपका ये वाला जो सरफेस है ये क्या हो जाएगा, एक्सपैंड हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। क्लियर। उसके बाद द डिजॉल्व ऑक्सीजन इन हेमोग्लोबिन फ्रॉम एल्वुली कैरीड फ्रॉम लंग्स टू सेल्स इन बॉडी पार्ट्स। तो जो आपकी ऑक्सीजन डिजॉल्व होगी, ठीक है, देखो आपको पता है ब्लड में ही ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड के कौन से पार्ट में होती है, वो होती है हेमोग्लोबिन, जो रेड कलर होता है ना ब्लड में आपके, उसे हम हीमोग्लोबिन बोलते हैं। और उसमें ही ऑक्सीजन डिजॉल्व होती है और वो एल्वुली से लेता है, क्योंकि ब्लड एल्वुली के साथ है, तो ऑक्सीजन को ले लेगा। कैरिड फ्रॉम लंग्स, लंग्स से लेगा क्योंकि एल्वुली लंग्स में है, और क्या करेगा, बॉडी के सारे सेल्स में पहुंचा देगा। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द सेल रिलीजेज इनटू एल्वुली। जब सेल में सारा का सारा रेस्पिरेशन का फंक्शन होगा, आपको पता है इसमें C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर प्लस एनर्जी। तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर से सेल्स वापस लेके आएंगे और कहाँ रिलीज कर देंगे, एल्वुली के पास रिलीज कर देंगे। एक्सचेंज ऑफ गैसेस वहीं पे होता है। फिर एल्वुली क्या कर देगी, हम जो एक्सहेल करते हैं, बाहर सांस छोड़ते हैं, तो वो क्या कर देगी, वहां से बाहर निकल जाएगी हमारे लंग्स से। क्लियर। ओके, एल्वुली की पिक्चर देखो यहाँ पे, देखो ये आपके एल्वुली, तो देखो कितने ज़्यादा ये ब्लड वेसल से कनेक्टेड है। क्यों कनेक्टेड है, क्योंकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से ही होता है। अगर एक्सचेंज ऑफ गैसेस यहीं से हो रहा है तो ध्यान से देखो, ऑक्सीजन जो है पहले वो लेके जा रहा है, ठीक है, एल्वुली से ही ऑक्सीजन जो है हेमोग्लोबिन लेके जा रहा है और बॉडी के सारे पार्ट्स को दे रहा है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड सेल में ब्रेकडाउन सारा प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वुली के पास आ रही है और फिर वापस हमारी बॉडी से रिलीज हो रही है, जिसको हम एक्सहेल बोलते हैं। क्लियर। ओके, अब हमने ह्यूमंस में पढ़ लिया कि रेस्पायर कैसे होता है। अब हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स में रेस्पिरेशन कैसे होती है। हम लोगों में तो सिंपल है ना, हमारे पास नोज लगा हुआ है, लंग्स के पास जाएंगी, एल्वुली काम कर रहा है, ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस है, तो हमारा पता चल गया रेस्पिरेशन कैसे होती है। लेकिन प्लांट्स के पास नाक नहीं है, नॉस्ट्रल्स नहीं है, ठीक है, तो उनका पता लगाना थोड़ा सा मुश्किल है एज कम्पेयर टू ह्यूमंस के कंपेरिजन में। पर ऐसा नहीं है कि हम पता नहीं कर सकते, बिल्कुल पता कर सकते हैं। तो गैसेज ऑफ एक्सचेंज टेक्स प्लेस इन प्लांट्स थ्रू कहाँ से हो सकती है, उनके पत्तों से हो सकती है, ठीक है। आपको पता है स्टोमेटा जो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करता है यहाँ पे। क्लियर। लेंटिकल्स इन स्टेम, मैं आपको पिक्चर में दिखाऊंगी लेंटिकल्स का मतलब क्या हुआ, स्टेम में कहाँ होती हैं। सरफेस ऑफ रूट्स, और रूट्स में हेयर्स होते हैं, ठीक है, रूट्स में ही क्या होती है, गैसेस भी एक्सचेंज होती हैं।
ड्यूरिंग रेस्पिरेशन प्लांट्स एब्जॉर्ब ऑक्सीजन एंड यूज देम विद ग्लूकोज टू क्रिएट कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एनर्जी। अब देखो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है, काफ़ी बच्चों को ये चीज़ नहीं पता होती है। क्या पता नहीं होती? देखो हमें लगता है, ये भी मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, हमें लगता है सबको कि जो प्लांट्स है वो क्या कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, वाटर को ले रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं, C6H12O6 + O2। ठीक है, रिएक्शन को बैलेंस कर देती हूँ। ठीक है, हमें लगता है कि ये प्रोसेस हो रहा है एग्जैक्टली यहाँ पे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब होता क्यों नहीं है? देखो ध्यान से, क्यों नहीं होता है। हमें पता है यहाँ पे कि कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग इनको दे रहे हैं, वाटर हम लोग ही इनको दे रहे हैं, रूट्स में दे रहे हैं, और सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये जो प्रोसेस हो रहा है ये फोटोसिंथेसिस है। लेकिन साथ ही साथ ये लोग रेस्पिरेशन भी करते हैं। रेस्पिरेशन का क्या करते हैं, देखो जब ऑक्सीजन रिलीज करते हैं वही ऑक्सीजन ये यूज़ कर लेते हैं, और ये जो प्रोडक्ट बना रहे हैं ये प्रोडक्ट भी इनके पास होता है। तो ये प्रोडक्ट प्लस ऑक्सीजन लेके ही हमें इसी का उल्टा दे देते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन प्लस एनर्जी भी इनकी रिलीज हो रही है। तो देखा जाए हम लोगों में और प्लांट्स में रेस्पिरेशन का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, बस फ़र्क इतना है कि डे टाइम पे इनका रेस्पिरेशन जो है इतना हमें शो नहीं, मतलब इतना पता ही नहीं चलता, क्योंकि इनमें फोटोसिंथेसिस जो है वो डोमिनेट होती है। ठीक है, डोमिनेट क्यों होती है? क्योंकि ज़्यादा धूप होती है ना, तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपना खाना प्रोड्यूस करना होता है। तभी कहते हैं कि आपने सुना होगा रात के टाइम पेड़ों के पास नहीं जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि रात के टाइम इनका प्रोसेस उल्टा हो जाता है। क्लियर? लेकिन रेस्पिरेशन दोनों ही करते हैं, प्लांट्स भी करते हैं और हम लोग का तो पता चल गया आपको, करते ही करते हैं। लेकिन इनमें जो फोटोसिंथेसिस है ये डे टाइम पे क्या होता है, डोमिनेट होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए रेस्पिरेशन का पता नहीं चलता, पर रेस्पिरेशन भी होती है। और रात के टाइम क्या होता है, प्लांट्स क्या कर देते हैं, फोटोसिंथेसिस बिल्कुल बंद कर देते हैं, क्योंकि लाइट उनके पास होती नहीं, अपना खाना बनाना नहीं होता है। तो उस टाइम पे क्या करते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड को भी छोड़ते हैं और ऑक्सीजन को लेते हैं, क्योंकि ये वाला प्रोसेस उस टाइम क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोसेस डोमिनेट हो जाएगा। तो इनको क्या करना है, अब ऑक्सीजन भी लेनी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी छोड़नी है। इसलिए कहते हैं पेड़ के पास नहीं खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो भी क्या रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और हम लोग भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वो लोग भी ऑक्सीजन लेते हैं, उस टाइम हम भी ऑक्सीजन ले रहे होते हैं। इसलिए पेड़ों के पास रात के टाइम नहीं खड़ा होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पे देखो पिक्चर्स में, अब स्टोमेटा इन लीव्स में आपको पता है स्टोमेटा होते हैं और वहाँ पे गैसेज एक्सचेंज होती हैं। ये चीज़ तो आपने पहले से, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो प्रीवियस क्लासेस से। ठीक है, लेकिन आपको पता है गार्ड सेल्स क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होता है, कवर कैसे करता है, कैसे एक्सचेंज करता है, ये पता है। अब जो मैंने कहा था आपको लेंटिकल्स इन स्टेम, ये देखो वाइट कलर के दिख रहे हैं ये स्पॉट्स। ठीक है, ध्यान से देखो, ये क्या करते हैं, आपके गैसेस एक्सचेंज करने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ से भी गैसेस एक्सचेंज हो सकती हैं, और ये तो आपको पूरा ही पता है। ठीक है, ये क्या है, रूट्स हैं, और रूट से भी गैसेस एक्सचेंज होती है, क्योंकि इनमें छोटे 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 बोट्स होते हैं। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे बात करते हैं रेस्पिरेशन की। तो देखो ध्यान से, जो प्लांट्स है डे टाइम पे इन पे ज़्यादा डोमिनेट प्रोसेस क्या हो रहा होता है, सबसे ज़्यादा प्रोसेस उस टाइम पे इनका हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस हो रहा होता है। तो देखो ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज तो कर ही रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक भी कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ ध्यान से देखो कि ये थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं, मैंने आपको बोला थोड़ा सा ये अपना जो फूड इन्होंने प्रिपेयर किया होता है, प्लस बाहर से ऑक्सीजन थोड़ी सी ले लेते हैं, क्योंकि ये रिलीज भी कर रहे होते हैं, और साथ ही क्या कर रहे होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज करते हैं, लेकिन उसका अमाउंट थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस डोमिनेट होता है, वो ज़्यादा अच्छे से हो रहा होता है। और अगर हम रात की बात करें तो देखो ये भी ये ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं, और हम भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। इसीलिए कहते हैं रात के टाइम पेड़ों के पास खड़ा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनके प्रोसेस क्या हो जाते हैं, उल्टे हो जाते हैं। क्लियर? ओके, अब पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। हमने पढ़ दिया, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हमने पढ़ना है कि ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमंस में कैसा होता है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखो कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन। आपने खाना लिया, देखो ये आपकी बॉडी से पूरा रिलेटेड है, ऐसा नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन अलग आ गया। देखो सीक्वेंस में चल रहा है, जब आप खाना खा रहे हो आपने न्यूट्रिएंट्स को ले लिया, ठीक है, आपने न्यूट्रिएंट्स पूरे कहाँ एब्जॉर्ब किए हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब किए हैं आपने, पता है आपको, विलाई सरफेस एरिया को बढ़ाता है, उसी के पीछे ब्लड वेसल्स होती थी, सारा का सारा न्यूट्रिएंट ब्लड में पहुंच गया, ये चीज़ आपने पढ़ ली। ठीक है, अगर आपके पास ग्लूकोज है, क्योंकि न्यूट्रिएंट क्या आपका ग्लूकोज ही है, तो ग्लूकोज को आपको ब्रेक डाउन करना है, क्योंकि एनर्जी तो वहीं से ही मिलेगी। देखो वहीं से ही रेस्पिरेशन स्टार्ट हुआ है, अपनी मर्जी से रेस्पिरेशन नहीं आया है, स्टेप बाय स्टेप सारे प्रोसेस हुए हैं। आप ट्रांसपोर्टेशन को पहले नहीं कर सकते हो, पहले रेस्पिरेशन ही करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट क्या करोगे, जब तक रेस्पायर ही नहीं करोगे ट्रांसपोर्टेशन के लिए तो कुछ मटेरियल होगा नहीं ना आपके पास। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले जो आपने ग्लूकोज लिया है बाहर से ऑक्सीजन लोगे और अपने फूड को ब्रेक डाउन करोगे। ठीक है, और ये सारा प्रोसेस कहाँ होता है, सेल में होता है। एब्सेंस में
जो है आपकी बॉडी में साइटोप्लाज्म में ही होगा, वो माइटोकॉन्ड्रिया तक नहीं जाएगा। लेकिन अगर आप ह्यूमंस में हो रहा है, एब्सेंस नहीं प्रेजेंस में हो रहा है ऑक्सीजन की, तो ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज करता है। क्लियर? ठीक है, ये भी समझ आ गया। अब हमें पता है कि जब ये सारा प्रोसेस सेल में हो गया, अब वापस पे तो भेजना है ना। देखो अब ट्रांसपोर्टेशन का मतलब क्या हुआ, ऑक्सीजन जो है अगर हमारे नोस्ट्रल से जा रहा है तो ब्लड तक तो पहुंच रहा है ना, तो वो कैसे पहुंच रहा है, जब ब्रेक डाउन हो गया तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस ब्लड से कैसे जा रहा है ना। अब ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मिक्स ना हो जाए तो कौन ऐसी चीज़ हमारी बॉडी में जो उसका भी ध्यान रख रही है। क्लियर? तो हम स्टार्ट करेंगे ब्लड से। तो आपको तो ये 9th क्लास में पढ़ा है कि ब्लड क्या हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है, आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता है, ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करता है, वाटर मटेरियल, सॉल्ट, मिनरल्स, ये सारी चीज़ें कौन करता है आपका, ये पता है आपको कौन करता है, ब्लड ही ट्रांसपोर्ट करता है। अब आपको ये भी पता है कि आपके ब्लड जो है, मतलब आपका जो ब्लड है वो रेड कलर का है, लेकिन एग्जैक्टली है क्या, प्लाज्मा है। ब्लड में प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा क्या है, येलो कलर का फ्लूइड है जो कि क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, फूड, नाइट्रोजनस वेस्ट, इस सब में क्या होता है, मिक्स होता है, इसमें सब कुछ मिक्स होता है। फिर इसमें रेड ब्लड सेल भी हो, रेड ब्लड आरबीसी, दैट इज रेड ब्लड सेल। पता है आपको आपका ब्लड का कलर रेड क्यों होता है, क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होती है और वो क्या कैरी करती है, ऑक्सीजन। इसका मतलब सबका अपना अपना काम है। प्लेटलेट्स क्या होते हैं, जब आपको कट लग जाता है, ठीक है, इंजरी होती है कोई, मतलब आप मान लो आपका एक्सीडेंट हो गया या छोटा सा आपको लगे कट, मान लो लग गया हाथ में, तो क्या होता है, अगर आप थोड़ी देर तक तो वो मतलब आपका ब्लड बहेगा, ठीक है, आपका खून निकलता रहेगा, लेकिन थोड़ा टाइम आप देखोगे वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ठीक है। और देखोगे ब्लड क्लॉट हो जाता है, वहाँ पे ब्लड इकट्ठा हो जाता है, खून ऐसे जम जाता है ना। वो क्यों जम जाता है, क्योंकि अगर वो चीज़ आपकी बॉडी में नहीं होगी फिर तो आपका सारा ब्लड ही लॉस हो जाएगा। इसलिए उसको बचाने के लिए वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग करनी पड़ती है। और ये भी कौन करता है, ब्लड करता है। ब्लड में क्या होता है, प्लेटलेट्स होते हैं, वो ये काम करते हैं। फिर उसके बाद ब्लड में ही वाइट ब्लड सेल भी होते हैं। वाइट ब्लड सेल क्या करते हैं कि जब आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल बैक्टीरिया या हार्मफुल वायरस आ जाता है तो उससे लड़ता कौन है, वो WBC लड़ते हैं, ठीक है। अब लास्ट में हमने पढ़ना है कि ये सारे काम कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, कहाँ से कहाँ को आएगा, कहाँ से जाएगा, है ना, कैसे हमने इसको पूरा अलग अलग रखना है कि दोनों मिक्स ना हो जाए, फिर भी काम खराब हो जाएगा। तो ये सारा काम कौन करता है, ये सारा काम करता है हमारा हार्ट। हार्ट तो पता ही है, दिल होता है। द हार्ट पंपिंग ऑर्गन टू पुश द ब्लड अराउंड द बॉडी। अब जो हार्ट है वो ही पुश करता है। देखो हमारी बॉडी में अगर ब्लड जा रहा है, आप खुद भी सोचो, अगर आपकी बॉडी में ब्लड है, आप सोचो नीचे से ऊपर ब्लड जाना, फिर ऊपर से, देखो ऊपर से नीचे तो सारी चीज़ें चल जाती हैं, लेकिन नीचे से ऊपर आने में प्रॉब्लम होती है ब्लड को, है ना। तो ये सारा प्रोसीजर कैसे होता है, हार्ट क्या काम करता है इसमें, इसके बारे में हमने अब पढ़ना है नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो हार्ट आपको पता है आपका ये क्या है, मस्कुलर ऑर्गन है, ठीक है, और ये भी प्रोटेक्टेड है रिब केज से। आपको पता है हार्ट आपके लंग्स के कहाँ पे होता है, ठीक है, ये चीज़ पता है ना आपको। तो ये भी प्रोटेक्टेड होता है क्योंकि देखो हार्ट भी बड़ा सॉफ्ट होता है, मस्कुलर ऑब्वियस सी बात है, बोन्स तो है नहीं इसमें। जैसे कि आपको पता है आपके लंग्स थे, लंग्स को भी तो रिब्स दी गई थी ना आपके, ताकि क्या हो, वो डैमेज ना हो। वैसे हार्ट को भी प्रोटेक्ट करने के लिए चाहिए होती है रिब केज। इट हैज़ 2 साइड सेपरेटेड बाय द मस्कुलर वॉल, ठीक है। अब हार्ट जो है उसको डिवाइड किया गया है मस्कुलर वॉल से। अब आपको पता है हमारे हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं, 4 होते हैं, लेकिन हर में बाकी एनिमल्स में डिफरेंट होते हैं। किसी में 3 चैम्बर भी होते हैं, किसी में 2 चैम्बर भी होते हैं। डिपेंड करता है कि किसकी बॉडी को कितने चैम्बर्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब हमारा जो हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड किया गया है। उससे पहले ये आपको क्लियर कर दूँ कि हमें अपनी बॉडी के जो हार्ट का स्ट्रक्चर है उसको किस तरीके से देखना है, अपने वे से। मतलब अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो आप सामने से इस पर किस पे देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, तो स्क्रीन से आपके अकॉर्डिंगली वो ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि आपको अपनी साइड से देखना है। क्लियर? जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हो, आप देखोगे ये आपका क्या होगा, लेफ्ट होगा तो ये राइट होगा, लेकिन अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो ऑपोजिट होगा। क्लियर? तो आपको अपने रिस्पेक्ट पे देख कर समझना है। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पे आपको डायग्राम दिखा रही हूँ। देखो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे, बिल्कुल देखो ध्यान से, तो आपको लगेगा कि राइट यार इधर आना चाहिए था, लेफ्ट वाला तो इधर आना चाहिए था। लेकिन मैंने आपको क्या बोला, आप ये देखो कि आप अपनी साइड से इसको देख रहे हो, ठीक है, मतलब आप ये आपके ऑपोजिट रखा हुआ है हार्ट, ऐसे मान के चलो। क्लियर? तो देखो यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं, मैं सर्कल कर देती हूँ, ब्लैक से ही कर देती हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। 4 चैम्बर्स हैं, ये फर्स्ट चैम्बर है, ये सेकंड चैम्बर है, ये थर्ड चैम्बर है, ये 4th चैम्बर है, ठीक है। 4 चैम्बर से है, ये भी क्लियर हो गया, चलो ठीक है, ये भी क्लियर, अच्छी बात है। ये राइट आ गया, ये भी राइट आ गया, इसको छोड़ो वेंट्रिकल आर्टरी में, पहले ये सोच लो कि ये राइट है और ये लेफ्ट साइड है। तो ये कौन सी साइड आ गई आपकी, राइट साइड आ गई, और ये कौन सी आ गई, लेफ्ट साइड आ गई। क्लियर? राइट लेफ्ट क्लियर हो गया। अच्छा देखो जो नीचे वाला पार्ट है, देखो जो नीचे मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये क्या है आपका वेंट्रिकल है,
क्लियर। तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। और जो ऊपर वाले पार्ट्स हैं जिनको मैं यहाँ मार्क कर रही हूँ, ये कौन से हो गए? आर्ट्रियम। ठीक है, तो ये हो गया राइट आर्ट्रियम और लेफ्ट आर्ट्रियम। क्लियर। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से, इस साइड से जहाँ पे मैं डबल टिक कर रही हूँ। क्लियर। तो हमारी बॉडी में, ठीक है, हार्ट को देना है हमें ब्लड, लेकिन हम ब्लड दे कौन सा रहे हैं? हम डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ लिख रही हूँ मैं, जिस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है हमें वो हार्ट को देनी पड़ेगी पहले। ठीक है, ताकि क्या हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड वाला पार्ट यहाँ से क्लियर हो जाए। पहले डीऑक्सीजनेटेड आए, फिर लंग्स के पास भेजे, फिर ऑक्सीजनेटेड हार्ट के पास आए। क्लियर, फिर वो बाकी पार्ट्स को पहुंच जाए। ऐसे करेंगे ना। तो स्टार्ट करेंगे कहाँ से? कार्बन डाइऑक्साइड आएगा यहाँ से, सारा ब्लैक है, इसको मैं कर देती हूँ ब्लू से। ठीक है, तो यहाँ से देखो ब्लड आया, यहाँ पे, यहाँ से आया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जहाँ से ब्लड आ रहा है उसका नाम क्या है? वेना कावा। ठीक है, तो ये बात याद रखना कि वेना कावा जो है, यहाँ से ही ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कार्बन डाइऑक्साइड जिसमें प्रेजेंट होती है, वो कहाँ आता है? हमारे किस में आता है? ध्यान से देखो, राइट आर्ट्रियम में आता है। क्लियर। ठीक है, उसी के बाद वेना कावा लोअर केस भी है। ठीक है, तो वेना कावा इसका मतलब है तो वेना कावा ही, अपर केस लोअर केस। तो ब्लड कहाँ से आता है? डीऑक्सीजनेटेड हमारे वेना कावा से आता है। और आता पहले कहाँ पे है? ध्यान से देखो, पहले कहाँ पे आता है? ये कौन सा आर्ट्रियम है? राइट आर्ट्रियम में आता है। ठीक है, पहुंच गया राइट आर्ट्रियम में। अब देखो यहाँ पे एक फ्लैप दिया हुआ है, ऐसे देखो ध्यान से, जिसका नाम क्या है? पहले याद रखना कि सेप्टम जो है वो हार्ट को दो पार्ट में डिवाइड करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये स्ट्रक्चर, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ बना रही है, इस तरीके से क्यों दिया? ताकि ब्लड हमारा बैक फ्लो ना कर पाए। अगर ऐसा होता ना तो बैक फ्लो करने के चांसेस हो जाते हैं ना ब्लड के, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी आ सकता था। इसलिए ये डाउनवर्ड है, ताकि ब्लड जब एक बार चला जाए, ये बंद हो जाए, ये खुलेगा ऐसे तरीके से, जब बंद होगा तो ये बंद हो जाएगा, तो जो बैक फ्लो है ब्लड का वो नहीं हो पाएगा पॉसिबल। ठीक है, एक मिनट रुको। तो ये क्या करता है? बैक फ्लो को कंट्रोल करता है कि ब्लड का बैक फ्लो कहाँ नहीं आ जाए वापस? राइट ऑर्ट्रिकल में, आर्ट्रियम में नहीं आ जाए। ठीक है, तो क्या होगा, ये चीज़ जब ये यहाँ पे आएगी तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? ऐसे होगी। लेकिन जैसे ही सारा प्रेशर इधर आएगा तो ये चीज़ क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी। क्लियर यहाँ से। ठीक है, अब ये इसको अब यहाँ से वापस भी जाना है, क्योंकि अंदर यहाँ पहुँच गया। अब इसके बाद देखो ब्लू कलर की लाइन कहाँ पर जा रही है? ये देखो यहाँ से बाहर को निकल रहा है ब्लड। अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये चला जाएगा हमारे लंग्स के पास, क्योंकि इनको लंग्स को हमें भेजना है। और जाएगा किसके थ्रू? ये जाएगा पल्मोनरी, देखो ध्यान से क्या लिखा है, ये आर्टरी के थ्रू। क्लियर। क्लियर, ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें क्या देखना है? ओके, इसके बाद आएगा हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आएगा? हमारे लंग्स से आएगा। क्लियर। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब आया वो कहाँ से आया? लंग्स से आया। हमने डीऑक्सीजनेट ब्लड कहाँ भेजा? वो लंग्स में भेजा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लंग्स से आया तो वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा पल्मोनरी वेन। देखो जो लंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं, ध्यान से सुनो, जो लंग्स के साथ कनेक्टेड होती हैं आर्टरीज और वेन, उन्हें हम क्या बोलते हैं? पल्मोनरी वेन। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। आर्टरी क्या करती है? लेके जाती है कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो वापस लेके आती है लंग्स से वो कौन सी होती है? पल्मोनरी वेन। ठीक है, जैसे ही ब्लड पहुंचा, वो पहुंचा कहाँ? पहले लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में पहुंचा तो देखो वो एक्सपैंड, देखो ऊपर की जगह खाली होगी ना, जैसे ब्लड आएगा वो भर जाएगी। अब नीचे की जगह, इस टाइम पे ब्लड यहाँ नहीं है, जैसे ब्लड नीचे आया तो वो चीज़ क्या हो गई? भारी हो गई। ठीक है, अब जब यहाँ आया, ये फ्लैप यहाँ पे भी लगा हुआ है, यहाँ से बंद हो जाएगा ताकि बैक फ्लो नहीं हो चाहे ब्लड का। इसके बाद देखो यहाँ से ये ब्लड जा रहा है यहाँ पे, ऑर्टा से बाहर चले जाएगा। ऑर्टा से जाएगा कहाँ पर? ये बाकी सारी बॉडी के पार्ट्स में ब्लड पहुँचाएगा। अब मेरी बात सुनो, ब्रेन तक, हार्ट तो यहाँ है ना आपका, अब यहाँ से ऊपर तक पहुँचने के लिए इसको प्रेशर देना पड़ेगा हार्ट को। तो ये क्या करता है? यहाँ से इसको प्रेशर देती, यहाँ से प्रेशर पड़ेगा इसको। क्लियर। यहाँ से जैसे प्रेशर पड़ेगा तो ये डायरेक्ट फ्लो ब्लड का कहाँ चले जाएगा? ऑर्टा से पूरी बॉडी के पार्ट्स में चला जाएगा। और यहीं से सिस्टोल और डायस्टोल स्टार्ट होता है। ठीक है, आपको पता है आपका ब्लड प्रेशर जो है 120/80 mmHg होता है, मरकरी। ठीक है, पता है ना ये चीज़। तो ये इसी की वजह से, मतलब आपके हार्ट के वॉल्स के ऊपर प्रेशर होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लड प्रेशर बोलते हैं। अब जैसे ही ये जोर से पंप करता है आपका हार्ट, ठीक है, तो क्या करेगा? ये ब्लड को ऐसे पुश करेगा ताकि इसका फ्लो डायरेक्ट ऊपर बॉडी में पहुंच जाए। तो क्या करेगा? ये आपके ब्लड को आपकी सारी बॉडी में अपर पार्ट जहाँ पे पहुंचना मुश्किल होता है वहां तक भी इसको पहुंचा देगा। फिर जब ये नॉर्मल हो जाएगा, मतलब जब इसको यहाँ पे ब्लड नहीं है, ठीक है, ब्लड इसने सारा दे दिया, तो ये थोड़ा टाइम के लिए तो रुकेगा ना, तो वो जो उस टाइम पे जो प्रेशर होगा वो तो नॉर्मल ही होगा ना, क्योंकि उसको उस टाइम पे प्रेशर देने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि प्रेशर उसने पहले से दे दिया होगा। तो उस टाइम पे कितना हो जाएगा? इसका 80 हो जाएगा। क्लियर। तभी कहते हैं किसी का बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन की वजह से, या और भी कोई प्रॉब्लम हम मान सकते हैं जिनकी वजह से बीपी बढ़ जाता है, तो उस टाइम पे ये जो 120 है ये का कितना पहुंच जाएगा? 150 हो जाता है किसी का 130 हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। और ब्लड प्रेशर कम कब होता है ये भी आपको पता है, 120 से जब नीचे होगा तो ये क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा।
तो इसलिए कहते हैं कि बीपी हमेशा नॉर्मल रहना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा ब्लड प्रेशर की वजह से भी हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्लियर? ठीक है। अच्छा, अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए और कि आपकी लार्जेस्ट वेन कौन सी है। तो कौन सी है? वेना कावा। क्लियर? तो आपकी जो लार्जेस्ट वेन है वो कौन सी है? लार्जेस्ट वेन है वेना कावा। क्लियर? तो वेन तो आपको पता चल गया। देखो, आपकी बॉडी में वेन दिखती हैं, आपको पता है ना ये बात। आपकी बॉडी में आर्टरीज नहीं दिखती हैं, लेकिन वेन सामने दिखती हैं। ब्लू ब्लू कलर की लाइन देखते हो आप, ब्लू कलर की नाड़ियाँ जिसको बोलते हैं, आपकी बॉडी में दिख रही होती है, वो वेन्स होती हैं। ठीक है, तो लार्जेस्ट वेन कौन सी? वेना कावा, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके हार्ट में लेके आती है। जितना समझोगे उतना ज़्यादा क्लियर होगा। वीडियो को बार बार देखना, अगर नहीं समझ आएगा। लेकिन अभी फिर से मैं दोबारा समझा देती हूँ एग्जैक्टली होता क्या है। देखो, ब्लड आपके कहाँ से आ रहा है? आपके वेन से। लार्जेस्ट वेन जिसका नाम है वेना कावा, वेना कावा से आ रहा है। आ रहा कहाँ पे है? राइट आर्टरियम में। देखो ध्यान से, राइट आर्टरियम में आ रहा है। इसके बाद इसको नीचे भेजना पड़ता है, ताकि आपको लंग्स पे भेजना ना इसको, तो आपको पहले इसको कहाँ भेजना पड़ेगा? राइट वेंट्रिकल में। जैसे राइट वेंट्रिकल में भेजा, यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर बिल्ड हुआ और ये कहाँ चला गया? लंग्स में। देखो, लंग्स तो पास ही है, तो इसको इतना ज़्यादा प्रेशर देने की जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ का एरिया जो आप ध्यान से देखो, ये पतला है एज कम्पेयर टू इस वाले एरिया के। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसको थोड़ा ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है ताकि सारी बॉडी को पहुँच जाए, और यहाँ से प्रेशर इतना देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि लंग्स तो पास ही है हमारे हार्ट के। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे इसकी वॉल जो है पतली है एज कम्पेयर टू इधर के मसल इसके थोड़े ज़्यादा है। ये भी क्लियर हो गया? ठीक है, मुझे लग रहा है कुछ ज़्यादा मैंने वो कर दिया है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मैं इरेज कर देती हूँ ताकि बीच से क्लियर हो जाए। ठीक है, कहाँ कहाँ से ब्लड जा रहा है, एरोज बने हुए हैं, तो आप एरो से आराम से समझ सकते हो। ठीक है, ये वाला पार्ट क्लियर हो गया। आपने लंग्स तक पहुंचा दिए। लंग्स तक पहुंचाने में आपको पता है कि कौन सी आर्टरी काम आई लास्ट में? पल्मोनरी आर्टरी। क्लियर? अच्छा, अब इसके बाद आ जाता है आपको अब क्या करना है? लंग से वापस लेके आना ब्लड, लेकिन वो ब्लड अब आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होगा। वो कौन सा ब्लड होगा? आपका ऑक्सीजनेटेड, जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी। इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन वाला ब्लड है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड था। देखो, तभी तो यहाँ पे चैम्बर्स बनाए गए हैं। चैम्बर्स भी सोच समझ के बनाए गए हैं ताकि ब्लड मिक्स ना हो जाए। अगर 2 चैम्बर होता तो भी प्रॉब्लम हो जाती। आप प्रेशर कैसे बिल्ड करते देने के लिए? ठीक है, तो हर एक चीज़ क्या बनाई है? सोच समझकर बॉडी में बनाई गई है ताकि आराम से आपकी बॉडी सारे फंक्शंस को परफॉर्म कर सके। जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड आपने ले लिया, लेफ्ट आर्टरियम में आया, फिर कहाँ पहुँच गए? ये लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुँच गया। अब आपको पता है कि आपको इसको कहाँ भेजना है? कहाँ भेजना है? बॉडी के सभी पार्ट्स को भेजना है। इसका मतलब प्रेशर बिल्ड करना पड़ेगा ताकि ये बाहर की तरफ चले जाए, है ना। तो प्रेशर आपने बिल्ड किया, और ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे चीज़ आ जाती है। जैसे कि वेना कावा से अंदर आता है, तो बाहर कहाँ से? गरोटा से बाहर चले जाएगा। ठीक है, और बाहर जाके कहाँ पहुँचेगा? ये बॉडी के सभी पार्ट्स पे पहुँच जाएगा। और आपको पता है कि आपका ब्लड का जो फ्लो है वो क्या है? यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, बाय डायरेक्शनल नहीं है, क्योंकि ब्लड को आपको एक ही डायरेक्शन में लेना पड़ता है। अगर उल्टी डायरेक्शन में जाएगा तो आपकी बॉडी में अच्छे तरीके से ब्लड फ्लो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लार्जेस्ट वेन अगर वेना कावा है, तो लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी हुई आपकी बॉडी में? कौन सी हुई? लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी हुई? वो ही अरोटा। क्लियर? ओटा। तो ये सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं, एक बार इसको प्रैक्टिस भी करना, आप आराम से समझ जाओगे। क्लियर? तो याद रखना ये भी कि जो लंग्स के साथ कनेक्टेड होती है उन्हीं को ही पल्मोनरी नाम दिया गया है। और आपकी हार्ट की साउंड कैसे होती है? लब डब। ठीक है, ये होती है लब, साथ में डब। ठीक है, ये हार्ट की हार्ट बीट है। धक 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 करते हो ना, तो वो साइंटिफिक उसको क्या नाम दिया गया है? लब डब। क्लियर? ओके। अच्छा, इससे पहले यहाँ से, ठीक है, अब आपकी ब्लड वेसल्स का काम आ जाता है। अभी आपने पढ़ा वेना कावा, अरोटा, आर्टरीज, वेन्स। ठीक है, तो आर्टरीज क्या होती हैं? ब्लड वेसल्स तो आपको पता। आर्टरीज तो भी हमने पढ़ा। आर्टरीज क्या करती हैं? आपकी ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि मैंने पहले जो वेना कावा था वो वेन थी ना, तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती थी, और जो आर्टरी थी वो क्या करती थी? आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती थी ना। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करते हैं फ्रॉम हार्ट टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और आपके सारे बॉडी पार्ट्स में ये भेज देती है। लेकिन एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी तक ये नहीं पहुंचती। अब आप बोलोगे पल्मोनरी आर्टरी कहाँ से आ गए? यहाँ पे देखो ध्यान से, पल्मोनरी आर्टरी का है ये। देखो, पल्मोनरी आर्टरी को छोड़कर, देखो पल्मोनरी आर्टरी से तो जा रहा है ना ब्लड, तो वहाँ पे ये ब्लड नहीं पहुँचा सकती ना अपना, इसलिए इस आर्टरी को छोड़कर ये सब जगह अपना ब्लड पहुँचा देती है। क्लियर? ब्लड इमर्जेस फ्रॉम हार्ट अंडर हाई प्रेशर। इसके लिए क्या चाहिए होता है? हाई प्रेशर चाहिए होता है। दीज आर थिक, ये थोड़ी सी मोटी होती हैं इसलिए, एज कम्पेयर टू वेन के। क्यों? ताकि क्यों होती है मोटी? भाई ये भी तो सोचो ना। मोटी इसलिए होती है क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि ये वाला साइड, मैंने क्यों बोला था ये वाली साइड मोटी होती है? देखो ध्यान से, ये क्यों मोटी होती है?
ये मोटी इसीलिए ही होती है ताकि ये प्रेशर को बिल्ड कर सके, क्योंकि इसको ज़्यादा प्रेशर देना पड़ता है, क्योंकि जितना प्रेशर दोगे उतनी ही ब्लड फ्लो होगा हमारी बॉडी में, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये थोड़ी सी मोटी होती हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट वेसल्स विच आर 1 सेल थिक आर कॉल्ड कैपिलरीज। और आपको पता है कि वेन और जो आपकी आर्टरीज हैं बीच में छोटी छोटी कैपिलरीज, मतलब छोटी छोटी और पतली पतली ट्यूब्स होती हैं, इसके थ्रू ब्लड मिलता है, लास्ट में जाके ये फिर से मिल जाती हैं। अब मिलती कैसे हैं, देखो ये देखो ध्यान से, ठीक है। ये मैंने बनाई, यहाँ पिक्चर में यहाँ पे है, ये आर्टरी है, ये वेन है। वेन हमेशा ब्लू कलर की आपके, वो तो आपको दिखती है आपकी बॉडी में वेन, ठीक है। बाजू में इंजेक्शन वगैरह लगाता देखते हो ना आप, यहाँ पे वेन्स ढूंढते हैं आपकी, तो वेन्स और जो आपकी क्या है आर्टरी है, इसके बीच में देखो ये जो दिख रहा है आपको, जो मैं सर्कल कर रही हूँ पार्ट, ये होती हैं छोटी छोटी कैपिलरीज, छोटे छोटे ट्यूब्स होते हैं, ठीक है। तो लास्ट में ये क्या करती हैं, फिर से मिल जाती हैं किसके साथ, आर्टरी और वेन के साथ। लेकिन ब्लड इनके थ्रू भी जाता है बड़ी ज़्यादा जगहों पर जहाँ पर ज़रूरत होती है, ठीक है। और वेन की बात करें, वेन क्या है, वेन आपको पता है ये कौन सा ब्लड कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है। और करती कहाँ से है, ये लंग से करती है, ठीक है। बॉडी वांट्स टू हार्ट एक्सपेक्टेड पल्मनरी वेन। अब देखो जहाँ पे एक पल्मनरी आर्टरी थी, यहाँ पे वेन आ जाएगी, क्योंकि वेन कौन सा करती थी, उसके ऑपोजिट ब्लड कैरी करती है, इसलिए वहाँ पे ये जाएगा नहीं। दीज आर थिन, ये पतली होती हैं। क्यों पतली होती है, क्योंकि इसको प्रेशर लगाने की जरूरत नहीं होती है। एंड इलास्टिक बिकॉज द ब्लड इज नो लॉन्गर अंडर प्रेशर, क्योंकि उसको लंग्स के पास से ही आना होता है, उसको बॉडी के सभी पार्ट्स को पहुंचाना नहीं होता है, इसलिए उसको ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत नहीं होती है। क्लियर, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको पिक्चर भी दिखा दी है। अगर हम बात करें यहाँ पे लिम्फ की, तो देखो लिम्फ का क्या काम है, आपको पता होगा, आपके सेल्स में पूरा ब्लड को पहुँचाना होता है, ठीक है। ब्लड में सेल्स होते हैं, आपको पता है। अब देखो इन सेल्स के बीच में कुछ स्पेसेस दिख रही है आपको, देखो ध्यान से, अगर यहाँ भी आप सेल बना लो, यहाँ भी बना लो, यहाँ, क्योंकि सेल्स तो बड़े ज़्यादा हैं, तो देखो जितनी भी बीच में स्पेस दिख रही है आपको, है ना, ये स्पेस, इस स्पेस में लिम्फ प्रेजेंट होता है, ठीक है। इन स्पेस में लिम्फ प्रेजेंट होता है। तो लिम्फ देखा जाए क्या है, एक ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। द पोर्स reset in the walls of the capillaries, some amount of plasma proteins and blood cells escape into intercellular spaces in the tissue called lymph or lymph, ठीक है। तो इनके अंदर ये जो एरियाज आपको दिख रहे हैं ना, तो जितनी भी कैपिलरीज की वॉल्स हैं उसमें से प्लाज्मा, थोड़ा सा अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स अगर आप ले लो तो वो इनमें चले जाते हैं। इनमें कम अमाउंट ऑफ प्रोटीन्स होते हैं एज कम्पेयर टू अगर हम ब्लड की बात करें या और किसी की बात करें। और देखा जाए जो लिम्फ है ये कलरलेस होता है, इसका कोई कलर नहीं होता। लिम्फ कैरी डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। तो ये क्या करता है हमारी इंटेस्टाइन से, क्योंकि आपको पता है ब्लड के अंदर ही सारे के सारे प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह जाते हैं, तो जो भी आपके डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट्स हैं ये क्या करता है उनको कैरी कर लेता है। तो इसका मतलब इसमें फैट ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू प्रोटीन्स के। इट ड्रेन्स अवे द एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द एक्सटर्नल स्पेस। तो ये कहता है फ्लूइड को वापस, मतलब आपको पता है ना कि जैसे देख लो पानी कहीं जा रहा है तो कभी कभार उसकी डायरेक्शन इधर उधर हो जाती है, तो ये क्या करता है उधर सारे को पकड़ के लाता है फिर से ब्लड में फेंक देता है, ठीक है। तो ये क्या कर देता है, इट ड्रेन्स द एक्सेस फ्लूइड, जो भी बहा होता है हमारा फ्लूइड, एक्स्ट्रा बहा होता है, बहना, ठीक है, निकल गया होता है, तो ये क्या कर देता है उसको वापस ला देता है ब्लड के अंदर। तो ये काम किसका है, लिम्फ का। तो देखा जाए लिम्फ भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। अब डबल सर्कुलेशन के देखो ह्यूमंस में बोला गया है डबल सर्कुलेशन, हम लोगों में होती है डबल सर्कुलेशन। क्यों, देखो डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला गया है क्योंकि लंग्स में भी होती है और साथ ही साथ हमारे सेल्स में हो रही है, मतलब बॉडी में हो रही है, इसलिए इसको डबल सर्कुलेशन बोला है। डबल सर्कुलेशन में 2 बार हो रही है ना, तो देखा जाए यहाँ से भी हो रही है और यहाँ से भी हो रही है, ठीक है। 2 बार सर्कुलेशन हो रही है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड, इसलिए बोला गया है कि इसमें कौन सी हमारी ह्यूमंस पे कौन सी होती है, डबल सर्कुलेशन होती है। क्लियर, ठीक है, ये भी समझ आ गया। इसके बाद हम बात करते हैं आगे ब्लड प्रेशर की, ठीक है। तो ट्रांसपोर्टेशन का, ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का ये लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड प्रेशर। इसके बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट जो है वो क्या आ जाता है, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, क्योंकि प्लांट्स का भी पढ़ना है ना, जाइलम फाइलम में क्या होता है। तो ब्लड प्रेशर देखते हैं क्या है, द फोर्स दैट ब्लड एक्सिट वॉल्स ऑफ द वेसल इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर। मैंने आपको कहा था जो आपका हार्ट है, ठीक है, जो आपकी कौन सी वाली साइड थी, ये वाली साइड मैंने आपको कहा था, है ना। देखो ध्यान से, आप एक काम करो, पहले हार्ट को ही देख लो कहाँ मैं बोल रही हूँ। देखो ये अगर हार्ट की बात करें तो आपकी जो लेफ्ट साइड थी मैंने आपको कहा था, ठीक है, जो आपकी लेफ्ट साइड थी ये वाली साइड, ठीक है, जो लेफ्ट साइड थी यहाँ पे मैंने आपको कहा था यहाँ पे ही सबसे ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट होता है। क्यों होता है एक्सर्ट, क्योंकि हमें यहाँ से सारे बॉडी पार्ट्स को देना पड़ता है। बॉडी पार्ट्स अगर हम यहाँ पे हार्ट ले रहे हैं तो यहाँ ब्रेन को भी देना पड़ेगा ना, तो इसको कुछ ना कुछ फोर्स तो लगानी पड़ेगी ना देने के लिए, तो वही यहाँ पे हमने फोर्स लगानी है और उसी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। The pressure of the blood inside the artery during ventricular systole contraction is systolic pressure.
इज है यहाँ पे IS, ठीक है, इज। सिस्टोलिक प्रेशर आपको पता है कंट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्ट मतलब पास आना, क्योंकि जब भी उसको ब्लड देना होगा तो वो सिस्टोल हुआ ना, उसको थोड़ा सा प्रेशर लगाना पड़ेगा, उसको कॉन्ट्रैक्ट होना पड़ेगा, तो प्रेशर से ब्लड बाहर जाएगा, तो इसका मतलब वो हाई प्रेशर हुआ, ज़्यादा प्रेशर देना पड़ेगा, तो वो हो जाता है नॉर्मल हमारी बॉडी में कितना 120 mm Hg, ठीक है, मर्करी। और अगर हम बात करें प्रेशर इन द आर्टरी ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन, जब उसने ब्लड दे दिया तो वो हार्ट जो है ऐसा था, है ना, ऐसा हो गया, जब उसने ब्लड दिया हाई प्रेशर से ऐसे हुआ, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स होना पड़ेगा, तभी तो हार्ट ऐसे से करता है ना हमारा। तो जब वो रिलैक्स होगा तो वो कौन सा हमारा प्रेशर होगा, वो हो जाएगा हमारा डायस्टोल, और ये रिलैक्सेशन प्रेशर तो इसका 80 हो जाएगा mm मर्करी। क्लियर। तो नॉर्मल सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है हमारा वो कितना होता है 120/80 mm Hg। क्लियर। और आपको पता है बीपी चेक करने की मशीन का नाम क्या है, स्फिग्नोमेनोमीटर, ठीक है। तो इससे क्या करते हैं, हम अपने बीपी को चेक कर सकते हैं। क्लियर। अगर हमारा ब्लड प्रेशर हाई होगा इसका मतलब वो 120/80 से ज़्यादा होगा, और मतलब जैसे मान लो आप 130 हो सकता है, 150/90 ये सब हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर बीपी कम होगा तो 120 से कम होगा। नॉर्मल बीपी ये होता है हमारा 120/80, तो ये हमारा कौन सा बीपी हो गया, नॉर्मल बीपी हो गया। क्लियर। इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है ये वाला टॉपिक जिसका नाम क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में कैसा होता है, और लास्ट टॉपिक जो बचा है इस चैप्टर का जिसका नाम है एक्सक्रीशन, ह्यूमन में एक्सक्रीशन और साथ ही साथ प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर कुछ समझ नहीं आया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो को बार बार देखिए, अगर टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, जितनी बार आप वीडियो देखोगे उतनी बार आपको ज़्यादा अच्छे से चीज़ें समझ आ जाएंगी। उसके बाद भी अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैं पूरा ट्राई करूँगी कि मैं आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दूँ। Till then, bye. आई श्रेया जम्वाल साइनिंग अप टुडे। आई होप आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो अपने फ्रेंड्स में, कजन्स में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपको वीडियोस का कंटेंट हमारा वैल्यूएबल लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम आपके लिए और अच्छे से कुछ करें। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्टेप बाय स्टेप लर्निंग। टिल देन, बाय, टेक केयर, सी यू सून।